नमस्कार दोस्तों, वासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग बीपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हम लोग लीनियर अलजेब्रा चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम लोग थ्योरम्स को देखेंगे। यहाँ से 25 नंबर का सवाल हर साल आता है, एकदम फिक्स है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस से रिलेटेड थ्योरम्स को देखेंगे। 3 थ्योरम्स हैं इनमें मेनली। इन्हीं 3 थ्योरम से सवाल आएंगे या आए हैं, तो देख लेते हैं क्या है 3 थ्योरम्स। देखिए इसमें है, पहला थ्योरम ये है कि एस अगर कोई सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है तो कोई और दूसरा सेट है अगर हमारे पास और वो कंटेन करता है एस को, तो वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। फिर दूसरा थ्योरम है कि अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट है, एस लीनियरली डिपेंडेंट है इफ एंड ओनली इफ some vector of S is linearly dependent on other vectors। ठीक है, इसमें दो थ्योरम्स एक तरह से बोल रहा है कि अगर S linearly dependent है तो S का कोई ना कोई वेक्टर होगा जो बाकी सब वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। और इसका उल्टा ये है कि अगर S का कोई भी वेक्टर बाकी सारे वेक्टर्स के टर्म में लिखा जा सकता है तो हम बोल सकते हैं कि S एक लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। ये दो थ्योरम्स इसमें करेंगे हम लोग। फिर ये तीसरा थ्योरम है कि एस एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और कोई भी वेक्टर है जो स्पैन ऑफ एस का एलिमेंट नहीं है, यानी कि भी स्पैन ऑफ भी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है एस के वेक्टर्स का, सेट के इस सेट के वेक्टर्स का। ठीक है, इसमें हम लोग प्रूफ करेंगे कि एस यूनियन भी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। चलिए पहला थ्योरम प्रूफ करते हैं। पहला थ्योरम था हमारे पास कि एस कोई सेट है v1 v2 vn वेक्टर्स का और टी कोई सेट है जो कंटेन करता है एस को। तो टी सेट है, इसमें एस देखिए v1 v2 vn, ये यही है एस। और टी में और भी वेक्टर्स हैं, जस्ट सपोज u1 u2 u3 um। ठीक है, तो टी कंटेन करता है एस को, तो हमको प्रूव करना है कि टी लीनियरली डिपेंडेंट होगा अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट है। नाउ अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब है कि अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा n vn बराबर 0 होगा फॉर सम अल्फा i नॉट इक्वल्स टू 0। अगर एस में v1 v2 vn एलिमेंट्स है तो अगर उसको अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये 0 होगा कब, जब सारा अल्फा i 0 ना हो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सब 0 ना हो, कोई ना कोई नॉन 0 होना चाहिए, तब ये 0 होगा। और ऐसे भी इसको हम लीनियर डिपेंडेंट बोल सकते हैं। अब देखिए टी हमारे पास कोई सेट है, हम उसको सपोज कर लेते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बाद में इसको हम डिस्प्रूव कर देंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, फिलहाल इसको मान लेते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसमें कौन कौन से वेक्टर है टी में वो देख लीजिए। टी में ये सब वेक्टर है v1 v2 v1 से vn तक, u1 से um तक। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा n vn, यहाँ से v1 v2 vm लेंगे। ठीक है, बराबर 0 कब होगा, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जो भी कोफिशिएंट वैल्यूज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बीटा 1 बीटा 2 बीटा m, ये सारा का सारा 0 होना चाहिए अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये सब 0 होना चाहिए क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट हम लोगों ने मान लिया है। तो अब फिलहाल यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि v1 v2 से लेके vm तक 0 है। ठीक है, तब 0 ले लेते हैं और वो जो अपना इक्वेशन था उसमें पुट करके देखते हैं। इससे पहले जो इक्वेशन था दूसरा नंबर का, ये इक्वेशन, इसमें v1 v2 vm सबको 0 ले लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हमारे पास आता है अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा n vm। ये 0 है कब, जब ये सब 0 है। पर इक्वेशन नंबर 1 पिछले स्लाइड में देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं कि अल्फा i फॉर सम अल्फा i नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n में कोई कोई कम से कम एक अल्फा i ऐसा है जो 0 नहीं है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सब 0, यानी कि ये दो स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अब ये कंट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब है कि हमने जो एज्यूम किया है वो गलत है। यानी कि हमने एज्यूम किया था कि टी लीनियरली डिपेंडेंट है, वो हमारा एजम्पशन गलत है। ठीक है,
तो सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो एजम्पशन गलत है, यानी कि हम लोग हमारा एजम्पशन क्या था कि टी लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर वो गलत है इसका मतलब कि टी लीनियरली, सॉरी, हमारा एजम्पशन था कि टी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। टी लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारा एजम्पशन था, मगर ये एजम्पशन गलत हो चुका है, यानी कि टी लीनियरली डिपेंडेंट है। टी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि टी लीनियरली डिपेंडेंट है। यही प्रूव करना था, हो गया। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल ये है कि एस हमारे पास V1 से Vn तक कोई वेक्टर है। एस सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ सम वेक्टर ऑफ एस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स ऑफ एस। ठीक है, अदर वेक्टर्स ऑफ एस, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट तो कहता है कि अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट है तो V का कोई ना कोई वेक्टर बाकी सारे वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट है इसमें कि अगर S का कोई वेक्टर V के S के बाकी सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब है कि S लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट को प्रूव करते हैं। S को मान लेते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है, तो S का वेक्टर V1 से लेकर Vn तक अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो इस तरह से 0 होगा फॉर सम अल्फा i नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर सम अल्फा i नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे है मान लीजिए अल्फा आई भी आई, यहाँ पे अल्फा आई नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसको इसको एक तरफ ले लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ रहने देते हैं। ठीक है, तो अल्फा आई को अगर इस तरह ले लेते हैं माइनस ऑफ अल्फा आई भी आई बराबर बाकी सारे टर्म्स को अल्फा आई भी आई के अलावा बाकी सारे टर्म्स को लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि अल्फा आई 0 नहीं है तो नीचे में आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो भी आई को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ अल्फा 1 अपॉन अल्फा आई, वैसे ही अल्फा 2 अपॉन अल्फा आई इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि भी आई कोई वेक्टर बाकी सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है। v1 v2 vi माइनस 1, यहाँ पे vi प्लस 1 रहा होगा। vi तो इधर है इसलिए i यहाँ पे नहीं रहेगा। तो हम लोग वो तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि v अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो कोई ना कोई वेक्टर s का बाकी सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में हम लोगों को पहले अज्यूम कर लिया हम लोगों ने कि vi कोई वेक्टर है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है बाकी सब वेक्टर्स के। vi को छोड़ के ये ध्यान देने लायक बात है, यहाँ पे जब लिखेंगे राइट साइड में अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2, यहाँ पे अल्फा i माइनस 1 vi माइनस 1, यहाँ से सीधे फिर अल्फा i प्लस 1 पे जाना है, अल्फा i vi पे नहीं, क्योंकि vi तो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे, vi को इसी के बीच में यहाँ पे लाएंगे vi को। ठीक है, अल्फा i माइनस 1 vi माइनस 1, vi यहाँ प्लस में था, यहाँ आएगा तो माइनस है, माइनस ऑफ vi, फिर अल्फा i प्लस 1 vi प्लस 1 अल्फा n vn, बाकी सब उसी तरह से। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि vi का कोफिशिएंट माइनस ऑफ 1 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो लीनियर डिपेंडेंस का यही होता है कि जब अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा i इस तरह से लिखेंगे जब, तो ये 0 हो फॉर सम अल्फा i नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ हम लोग पाते हैं कि अल्फा i माइनस 1 है जो कि नॉट इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, ये हमारा लीनियर डिपेंडेंस के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इस तरह ये प्रूव हो गया। दूसरा वाला पार्ट भी कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो लीनियर डिपेंडेंस होगा सेट ऑफ वेक्टर। ये तीसरा थ्योरम है अपना, इसमें S कोई सेट ऑफ वेक्टर है V1 से Vn तक और V कोई वेक्टर है जो स्पैन ऑफ S का एलिमेंट नहीं है, यानी कि V1 से लेके Vn तक के इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में V को नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे कहने का मतलब है तो हम लोगों को प्रूव करना है कि S यूनियन V लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, S यूनियन V क्या होगा, जो भी V1 से Vn तक था उसमें V को जोड़ दिए, यही हो गया S यूनियन V। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सॉरी, ये हमारा दिया हुआ है कि S लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है S,
तो उसके वेक्टर्स को अगर इस तरह से लिखे अल्फा 1 v1 अल्फा 2 vn से अल्फा n 0, तो ये 0 होना चाहिए कब? जब ऑल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सब 0 हो, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहता तो कोई ना कोई अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n में कोई ना कोई नॉन जीरो होता। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो सारा जीरो होगा। ठीक है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि S यूनियन भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट है। फिर हम लोग कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव कर देंगे कि हमारा assumption गलत था। ठीक है, प्रूव हम लोग को करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है S यूनियन भी। अभी हम लोगों ने मान लिया है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। जब डिपेंडेंट होगा तो V से लेके V, V1, V2, Vn, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, अल्फा नॉट V1 अल्फा नॉट V अल्फा 1 V1 इस तरह से। अब ये 0 होगा कोई अल्फा I नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट है तो कोई ना कोई अल्फा I होगा जो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटी है इसमें, या तो जो अपना अल्फा नॉट है वो 0 हो या नहीं, या फिर नॉन जीरो हो। तो पहला केस ले लेते हैं कि अल्फा नॉट नॉन जीरो है। ठीक है, अगर अल्फा नॉट नॉन जीरो है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, उस वाले इक्वेशन में रीअरेंज करके अल्फा नॉट बी को उसी तरफ रख देते हैं, बाकी सबको इस तरफ इस तरह से। फिर यहाँ से हम लोग अल्फा नॉट को बस नीचे लेके आ गए हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि v को v1 v2 से लेके vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने लिख दिया है, पर शुरू में ही दिया हुआ है कि v इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ स्पैन ऑफ s। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्पैन ऑफ s, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि v इज एलिमेंट ऑफ अ स्पैन ऑफ s, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा एजम्पशन, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग है और S यूनियन भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और दूसरा केस है कि अल्फा नॉट जो है 0 हो जाए। ठीक है, जब अल्फा नॉट 0 हो जाएगा तो जो इक्वेशन था अपना वो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि V1 से लेकर Vn तक लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं, जब अल्फा नॉट 0 है तो जो अपना इक्वेशन था ये वाला, जब हम लोगों ने माना था कि S यूनियन भी लीनियरली डिपेंडेंट है, तो कोई ना कोई वैल्यू अल्फा नॉट अल्फा 1 अल्फा 2 ये सब में से कोई ना कोई वैल्यू तो नॉन जीरो होना ही चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि ये है 0, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n में से कोई ना कोई वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको इस तरह से लिख दिए हैं तो यहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n में से कोई ना कोई वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। यानी हम बोल सकते हैं कि अल्फा I 1 to n नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि V1 V2 Vn लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उस तरह से लिखने पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सब 0 आता है। यहाँ बोल रहा है कि कोई ना कोई अल्फा I नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ बोल रहा है कि सारा अल्फा I 0 है। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहाँ पे। इसका मतलब कि हमारा जो assumption है S यूनियन B इज लीनियरली डिपेंडेंट, ये रॉन्ग है हमारा assumption। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि S यूनियन B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस तरह हमारा ये थ्योरम भी प्रूव हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग बेसिस और डायमेंशन से रिलेटेड सारे थ्योरम्स को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।